दे, उनके उस चैप्टर में ही चल रहे हैं हम। तो आज हम जो है क्या पढ़ेंगे, जो है आपका जो टॉपिक रहेगा आज का परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। क्या रहेगा? परमाणु द्रव्यमान व आणविक द्रव्यमान। ठीक है, ये आपका टॉपिक रहेगा। या इसके बाद पढ़ेंगे मौलिक संकल्पना, इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी उसी से जुड़ा हुआ है, आगे हम जो है पढ़ेंगे इसमें। तो हम देखते हैं परमाणु द्रव्यमान होता क्या है। ठीक है, शुरुआत में जब केमिस्ट्री के बारे में जानना शुरू हुआ, परमाणु की खोज हुई, परमाणु से आगे जो है कुछ चीज़ों की खोज हुई, या उन चीज़ों के बारे में जब जानकारी प्राप्त होने लगी धीरे धीरे, तब क्या देखा गया कि परमाणु का भी द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है कुछ इस तरह से। तो पहले क्या करते थे, एक दूसरे के सापेक्ष जो है वो क्या करते थे, परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमिति जो है, द्रव्यमान जो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो टेक्निक आई, उसके द्वारा जो है वो द्रव्यमान ज्ञात किया जाने लगा, जिससे क्या है सटीक द्रव्यमान ज्ञात होने लगे। उससे पहले भी क्या है कि कार्बन को मानक मानकर जो है उसके साथ एक परमाणु का, यानी उसके जो है 1/12वें हिस्से को क्या मान लिया गया, एक परमाणु का द्रव्यमान मान लिया गया। उसके साथ जो है वो सापेक्ष जो है दूसरे परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया जाता था। ठीक है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, किस तरह से उसको ज्ञात किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान बहुत कम होता है, परंतु इसे ज्ञात किया जा सकता है, ये संभव है। यानी आज की टेक्नोलॉजी है कि हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि परमाणु का द्रव्यमान भले ही बहुत कम हो, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आजकल द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमिति विधि द्वारा, आजकल द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमिति विधि द्वारा परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, यानी आजकल जो है वो ज्ञात किया जा सकता है। कौन सी विधि? द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमिति, जिसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। बड़ी क्लासों में पढ़ोगे इसको, अभी पढ़ने की चीज नहीं है ये। ठीक है, केवल नाम पढ़ना है। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है जिसके द्वारा जो है वो परमाणु और उस अणु जो उससे संबंधित जो गतियाँ या उसका द्रव्यमान या उसके जो व्यवहार है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है, ठीक है, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में मिक्स होती है, काम होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पहले जो है वो किसके, पहले परमाणु द्रव्यमान एक दूसरे के सापेक्ष मानकर ज्ञात किए जाते थे। ज्ञात किए जाते थे। ठीक है, एक दूसरे के सापेक्ष मानकर इनको क्या किया जाता था, ज्ञात किया जाता था। ठीक है, तो कैसे ज्ञात किया जाता था, यानी हाइड्रोजन के द्रव्यमान को स्वेच्छा से एक मान लिया जाता है। स्वेच्छा से क्या मान लिया, एक। अब इसका द्रव्यमान भी कितना, एक ही माना जाता है, 1.0078 होता है इसका द्रव्यमान वास्तव में, जो हम अभी याद करेंगे थोड़ा सा, यानी इस तकनीक के द्वारा। अब लगभग इसको एक मान लिया जाता है और स्वेच्छा से मान लिया गया था।
क्योंकि हाइड्रोजन सबसे सरल तत्व है और इस प्रकृति का यानी इस यूनिवर्स का निर्माता है। ठीक है, कौन? हाइड्रोजन। कैसे? क्योंकि इस प्रकृति, अगर धरती की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस पर एल्यूमिनियम पाया जाता है, या मात्रा जो गैस की बात की जाए तो नाइट्रोजन पाई जाती है। लेकिन अगर पूरे यूनिवर्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। यानी सभी तत्व किससे बने हैं? हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोजन की जो है इम्पोर्टेंस अपने आप में बहुत है। ठीक है, इसकी बात हम अलग से करेंगे, इसका एक चैप्टर अपने है 11वीं क्लास में। तो स्वेच्छा से क्या मान लिया गया? एक मान लिया गया। ठीक है, वो भी क्या है? इसका मात्रक नहीं है, तो क्या कह सकते हैं? बिना मात्रक के। ठीक है, कोई मात्रक नहीं। अब हम जो है मात्रक सहित जो है हम एक पद्धति लेकर आते हैं, यानी इसके बाद कार्बन 12, यानी कार्बन का एक समस्थानिक है। कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं? कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है। और ये कार्बन 12, 13, 14 तीनों की अलग अलग इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है 98% के लगभग। फिर जो है लगभग 1% के आसपास, 1-1.5%, बहुत ही कम मात्रा में कौन सा पाया जाता है? कार्बन 14, जिसका कार्बन 14 का उपयोग किसमें किया जाता है? जीवाश्म के अध्ययन में। ठीक है, जीवाश्म, कार्बन डेटिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, जीवाश्म की जानकारी जो है उम्र पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन 14 का, जिसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। ठीक है, यानी अर्धायु ज्ञात की जाती है इसके द्वारा, और इससे जीवाश्म की उम्र पता लगाई जाती है। यानी आप मान लीजिए डायनासोर कब हुआ करते थे, जब डायनासोर का राज हुआ करता था, यानी करोड़ों साल पहले, तो उसकी उम्र जो है वो कार्बन डेटिंग के द्वारा ही पता लगाई जाती है। या मानव के जो पूरे यानी बुद्ध विकास जो है उसको जानने में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? कार्बन 14 है। क्योंकि मानव के जो कंकाल मिले थे, जहाँ जहाँ से मान लीजिए आपको मिले, तो उसके हिसाब से उन्होंने उम्र तय की और फिर उनको एक सीरीज में लगाया कि ये इतने उम्र का है, ये इतनी उम्र का है, ये इतनी उम्र का है, नहीं इतने साल पहले हुआ करते थे ऐसे मानव। फिर ऐसे पहले जो है वो झुक चला करते थे, यानी बंदर के वंशज मानते थे मनुष्य को। इस तरह से जो विकास को या किसी भी इतिहास को जानने में यानी जो है वो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। इसलिए कार्बन के समस्थानिक इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्बन का जो सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है उस कार्बन 12 की होती है। कार्बन 13 का भी इम्पोर्टेंट होता है। इसके ऊपर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी चली है, कार्बन 13 जो है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो है। अब हम देखते हैं कि कार्बन 12 जो है इसको हम कैसे मान सकते हैं। ठीक है, यानी उसको हम किसके रूप में लेंगे? इसके बाद कार्बन 12 समस्थानिक को मानक मानकर परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया गया। ठीक है, यानी उसको मानक मानकर क्या किया गया? कार्बन 12 का जो है मानक मानकर उसको द्रव्यमान ज्ञात किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इसको बोल सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? EMU। ठीक है, यानी एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं EMU को कार्बन 12 यानी C12। ठीक है, कार्बन 12 के द्रव्यमान के 1/12वें हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया। क्या है ये? AMU किसको? एटॉमिक मास यूनिट, यानी एक परमाणु की जो द्रव्यमान इकाई जो है या मात्रक जो है उसको किसके बराबर माना गया है? AMU को
यानी आप कह सकते हो कि AMU बराबर जो है वो कार्बन 12 का 1/12वां हिस्सा, ठीक है, या 12वां भाग, ठीक है, इसके बराबर इसको माना गया है, AMU के बराबर माना गया है। तो AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। AMU के बराबर कार्बन 12 का 1/12वां हिस्सा। कार्बन 12 के एक परमाणु का 1/12वां भाग, यानी कार्बन परमाणु के द्रव्यमान कैसे लिख सकते हैं? कार्बन परमाणु के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग बराबर क्या होता है? 1 AMU। तो ये क्या हो गया आपका? 1 MU हो गया, ठीक है। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग बराबर क्या हो गया? 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। यहाँ तक ये बात जो है आपको समझ आई सभी को? ये जो है ये जितने भी हमने बात की, क्या किया कि द्रव्यमान बहुत कम होता है। आजकल द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीट्री विधि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पहले जो है वो बीच में जो है वो किसका प्रयोग किया जाता था कि एक सापेक्ष, एक दूसरे के सापेक्ष मान पर जो है हम क्या ज्ञात करते थे, जो है वो द्रव्यमान ज्ञात करते थे। फिर हाइड्रोजन के द्रव्यमान को क्या मान लिया गया? स्वेच्छा से 1 मान लिया गया, जिसकी कोई यूनिट नहीं थी। फिर इसके बाद जो है वो कौन सा आया? कार्बन 12 समस्थानिक को मानक मानकर जो है परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया गया, ठीक है। तो कार्बन जो 12 है उसको किसके बराबर माना गया? यानी उसके एक परमाणु, कार्बन का एक परमाणु जो है ना, उसके द्रव्यमान का 1/12वां भाग किसके बराबर होता है? 1 AMU। फिर से ध्यान से सुन लेना कि कार्बन 12 की एक परमाणु, मान लीजिए कार्बन 12 है आपके पास, उसका एक परमाणु लिया आपने, उसका 1/12वां भाग कर लीजिए और उसको अलग कर लीजिए, वो किसके बराबर होगा? 1 AMU के बराबर होगा, ठीक है। आगे समझते हैं। अब हम ज्ञात करते हैं, हमने देखा कि 1 AMU बराबर कितना है? 1.6605 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। ये क्या है? कार्बन के 1/12वां हिस्सा है। ये क्या है? कार्बन 12 का 1/12वां, यानी 12वां भाग का हिस्से का या 12वां भाग जो है उसका द्रव्यमान, ठीक है। ये क्या है? कार्बन 12 के 1/12वें भाग का द्रव्यमान कितना? 1.6605। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं होती है, हम इसको समझना है कैसे ये ज्ञात किया गया है, ठीक है। और हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 1.6, यानी हाइड्रोजन परमाणु जो होता है उसके एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1.6736 × 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है, इतना द्रव्यमान होता है। अब हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन परमाणु का AMU के पदों में द्रव्यमान, ठीक है, यानी AMU यूनिट में जो इसका द्रव्यमान कितना होगा, यानी आप क्या कर लीजिए 1.6736 × 10⁻⁻24 ग्राम बटे में क्या आ जाएगा? 1.66056 × 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके सामने आंसर आएगा 1.0078 AMU, ठीक है, या हम लिख सकते हैं 1.0080 AMU, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 1.008 AMU, ठीक है। आजकल जो है थोड़ा सा और चेंज कर दिया गया है, आजकल AMU के स्थान पर, AMU के आपको पता ही है एटॉमिक मास यूनिट, कार्बन 12 के
1/12वें भाग का द्रव्यमान। ठीक है, तो कार्बन 12 का जो एक परमाणु है उसके 1/12वें हिस्से का द्रव्यमान जो है। तो आजकल AMU के स्थान पर U यानी यूनिफाइड मास, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, एकीकृत द्रव्यमान। ठीक है, एकीकृत द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से U के रूप में जो है हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान U के रूप में कितना हो जाएगा, U यूनिफाइड मास के रूप में जो है आपका 1.0080 U। ठीक है, ये हो जाएगा आपका U के रूप में। तो इसी तरह ऑक्सीजन के यानी ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान या ऑक्सीजन का जो है वो परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, हमने परमाणु द्रव्यमान टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो है वो 15.0 ऐसा कुछ मान होता है, 15.995 AMU या कह सकते हैं 15.995 U। ठीक है, ये जो है इसका क्या हो गया, एकीकृत मास हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो ऑक्सीजन का जो है वो कितना होता है, ऑक्सीजन 16। ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन वाला हो गया पार्ट। अब हम जो है अगला टॉपिक जो है वो क्या करते हैं, औसत परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो इस चीज को आपने समझा क्या है ये जो है, यानी ये हमने इसमें क्या किया था, एक AMU बराबर क्या होता है कि यानी 1/12वें भाग का द्रव्यमान कितना है, 1/66056 और जो है वो 10⁻⁻²। ठीक है, अब हम देखते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान। औसत परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, औसत ये जरूरत क्यों पड़ी, देखो औसत की बिल्कुल काम तो चल रहा था आपने परमाणु द्रव्यमान से, औसत परमाणु द्रव्यमान की क्या जरूरत पड़ी। आप औसत सबसे समझते ही हो कि आपको बहुत सारे जो है, मान लीजिए जैसे आपको औसत निकालनी है, आप किसी गाड़ी लेकर कहीं यहाँ से कहीं जा रहे हो, तो आप कई किलोमीटर का सफ़र तय किया आपने, तो आपकी गाड़ी की स्पीड क्या रहेगी, तो आप एवरेज स्पीड ही बताओगे, क्योंकि मान लीजिए एक टाइम तो आपकी स्पीड 120 भी रही है, एक टाइम आपकी स्पीड 10 भी रही है, एक टाइम आपकी 20 भी रही है, एक टाइम आपकी 50 भी रही स्पीड। तो आप उन सब स्पीड को क्या करोगे, जोड़ दोगे, जितनी स्पीड आपने लिखी है उतने के उसमें क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, तो उससे क्या आ जाएगी, आपकी औसत स्पीड रहेगी, ये जो रही थी वो आ जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, औसत निकाला जाता है। कैसे कि क्यों निकालने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सभी यानी कुछ तत्वों के क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। अब समस्थानिक होते हैं तो उसके जो वास्तविक जो भार होते हैं, यानी किसी एक समस्थानिक का जो है वो भार अलग होता है। समस्थानिक किसको कहते हैं, यानी जिसके जो है परमाणु जो है वो क्रमांक क्या हो, समान हो, लेकिन जो है परमाणु भार क्या हो, अलग अलग हो। यानी इस तरह से जो है वो होते हैं, क्या कह सकते हैं हम, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कार्बन के हमने समस्थानिक पढ़े थे, कार्बन 12, कार्बन 13 जो है वो कार्बन 14, तो उसका परमाणु क्रमांक तो कार्बन का क्या होता है, 6 ही रहता है, लेकिन उसके समस्थानिक क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनके भार क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इसी कारण जो है आपने पता होगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है वो कमी रहेगी कि समस्थानिकों को स्थान न दिया जाना, जबकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है मोजले द्वारा दी गई, उसमें क्या हो गया, परमाणु क्रमांक के आधार पर दी गई, इसलिए समस्थानिक अपने आप ही हट गए। इसलिए समस्थानिकों का हम अलग से अध्ययन करते हैं
लेकिन जब द्रव्यमान की बात आती है तो समस्थानिकों का भी जो है वो ध्यान रखा जाता है। ठीक है, जैसे क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना होता है 17। ठीक है, लेकिन समस्थानिक कितने होते हैं 2 होते हैं। तो परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग अलग हो उसको हम क्या कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। ऐसे दो तत्व है जिनके परमाणु क्रमांक 2 या 2 से अधिक तत्व है जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो उनको समस्थानिक कहते हैं। तो इसके क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 इसका एवरेज द्रव्यमान ज्ञात करना होगा। हमें क्या करते हैं 35 प्लस 37। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे फिर जो है इसका एवरेज द्रव्यमान निकल कर आएगा। तो हम जो है वो देख सकते हैं कि लगभग जो है इसका कुछ और भी मान होता है। तो इसका जो मान एवरेज मान निकल कर आता है वो कितना आता है, एवरेज मान निकालने जाते हैं तो कितना आता है 35.5। ठीक है, यू यानी एवरेज मान इतना आता है। तो इस तरह से जो है हम इसके समस्थानिकों के मान की वजह से जो है वो औसत परमाणु द्रव्यमान क्रम का उपयोग करते हैं। तो हम धीरे नॉर्मल सा जो इसके अंदर पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण समस्थानिकों के कारण परमाणु का द्रव्यमान उसके मूल तत्व से भी भिन्न होता है। ठीक है, समस्थानिकों के कारण उसका जो परमाणु द्रव्यमान है उसके मूल तत्व से क्या होता है भिन्न होता है। ठीक है, यानी इस कारण हमें औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, इसी कारण जो है इसके औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं औसत के ज्ञात करने के लिए सभी समस्थानिकों के द्रव्यमान जोड़कर उसमें कुल समस्थानिकों की संख्या का भाग दे देते हैं। ठीक है, जिससे क्या निकल कर आ जाता है औसत परमाणु द्रव्यमान, जिससे औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात हो जाता है। ये है आपका क्या औसत परमाणु द्रव्यमान, इससे आपको क्या हो जाता है ज्ञात हो जाता है। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो है वो आणविक द्रव्यमान। ठीक है, इसका उदाहरण जो है वो बुक में नॉर्मली जो है टेबल बना के दे रखी है, कार्बन 12 के द्रव्यमान को जो है वो जोड़कर दिखाया गया है। ठीक है, हमें वो याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इस क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 उससे भी समझ सकते हैं, समझने के लिए होता है। ठीक है, आणविक द्रव्यमान ये टर्म क्या है, यानी किसी अणु के सूत्र में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान को जोड़कर तत्वों के द्रव्यमान को जोड़कर अणु का द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो यानी अणु का द्रव्यमान किससे ज्ञात किया जाता है, आणविक द्रव्यमान। अणु के जो सूत्र में उपस्थित जो तत्व है उनको जोड़कर अणु का द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है, उसे क्या कहते हैं आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, अब आणविक द्रव्यमान समझने के लिए आप जो है एक उदाहरण ले लीजिए छोटा सा H2O का।
H2O का जल का अणु है, ठीक है, जल का अणु। इसमें कौन से तत्व हैं? हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान, ठीक है, कितना होता है हमने पढ़ा था, एक। तत्व कितने हैं? 2, ठीक है। और प्लस क्या करना है आपको? ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितने हैं? ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16U, ठीक है। आप इसमें U भी लगा सकते हैं, 16U, ठीक है। और कितने ऑक्सीजन हैं? 1। तो पता है कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? इसका अणु द्रव्यमान यानी कुल आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 2 + 16 = 18U, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आणविक द्रव्यमान। अब हम देखते हैं सूत्र द्रव्यमान। सूत्र द्रव्यमान यानी सूत्र मतलब कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिनके सूत्र द्रव्यमान ज्ञात किए जाते हैं। आणविक द्रव्यमान और परमाणुविक द्रव्यमान उनके ज्ञात नहीं किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कौन? NaCl। NaCl किस रूप में पाया जाता है? जालक के रूप में, क्रिस्टलीय जालक के रूप में। तो उसमें क्या होता है? एक Na परमाणु 6 Cl आयनों से घिरा रहता है, ठीक है। उसी तरह एक Cl आयन जो होता है उसमें क्या है? परमाणु नहीं होते, आयन होते हैं। तो एक Cl आयन कितने? सोडियम के 6 धनायनों से, यानी 6 सोडियम धनायनों से क्या होता है? घिरा रहता है। इसलिए इसका द्रव्यमान जो है वो सिंपली हम जैसे ज्ञात करते हैं वैसे नहीं होता, लेकिन निकल कर उतना ही आता है जितना आप आणविक द्रव्यमान देखते हो। लेकिन उसको तरीके से यानी उसी तरीके से बताया जाता है, यानी उस सूत्र के हिसाब से बताया जाता है, क्योंकि हम डायरेक्ट जो आणविक द्रव्यमान की तरह उसको नहीं लिख सकते हैं। होता कितना है, यानी पहले Na का और उसमें फिर Cl का जो है वो जोड़ के फिर जो है उसमें ज्ञात किया जाता है, क्योंकि Na+ होता है धनायन आयन होता है, और दूसरा कौन होता है? Cl आयन, जो दोनों एक दूसरे से वैसे नहीं जुड़े होते हैं जैसे हम देखते हैं, जैसे अणु के अंदर H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे जुड़े होते हैं वैसे नहीं जुड़े होते हैं। तो उससे थोड़ा अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बंध होता है, और आकर्षण के कारण उनके जो है वो एक जालक बनता है, और एक अवयवी कणों का एक जालक बन जाता है, और क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। और उससे हम जो है डायरेक्ट जो है एक NaCl का डायरेक्ट जो है हम नहीं कर सकते, आणविक द्रव्यमान की तरह उसको नहीं लिख सकते। हम लिख सकते हैं कि कुछ आयनिक यौगिकों जैसे NaCl, KCl, ठीक है, आदि का आणविक या परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात नहीं किया जाता है, क्योंकि NaCl में Na+ धनायन 6 Cl- ऋणायनों से घिरा रहता है, जबकि Cl- आयन भी 6 Na+ धनायनों से घिरा रहता है। इस कारण इसका द्रव्यमान डायरेक्ट नहीं ज्ञात कर सकते। इस कारण इसका द्रव्यमान सीधा नहीं ज्ञात कर सकते। मान तो उतना ही आता है, लेकिन तरीका थोड़ा अलग होता है। अतः सूत्र द्रव्यमान शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें किसका प्रयोग करता है? सूत्र द्रव्यमान शब्द का, ठीक है। तो ज्ञात कैसे करते हैं? सीधा नहीं ज्ञात कर सकते, कैसे करते हैं? आप में लिखेंगे कि Na का द्रव्यमान, ठीक है, और
उसके साथ में Cl का द्रव्यमान, ठीक है। तो Na का द्रव्यमान और Cl का द्रव्यमान दोनों को जोड़ दिया। इसका द्रव्यमान कितना होता है, सोडियम का द्रव्यमान 23 होता है, ठीक है। और इसका कितना होता है, Cl का 35.5 U, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 58.5 U। इस तरह से जो है थोड़ा सा अलग तरीके से बताकर हम इसको बता सकते हैं। जैसे H2O में हम डायरेक्ट जो है लिख दिया था कि ये इसका द्रव्यमान जोड़ दिया और हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक आयन कई तरह से डायरेक्ट पूरी तरह से एक सूत्र जो है वो एक NaCl का अणु नहीं मिलेगा आपको, यानी इसमें क्या होता है एक NaCl का अणु इस तरह से पूरा NaCl का अणु नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये कुछ अलग तरह से होंगे। तो इसमें क्या है एक एक इकाई का ज्ञात करना पड़ता है, इसलिए जो हम इस सूत्र द्रव्यमान का प्रयोग है